नमस्ते मित्रों, कथा नीति चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी सुधा जुगरान जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है बंद मुट्ठी रेत की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बंद मुट्ठी रेत की। तुम्हें पैसे की कीमत का क्या पता? कभी मेहनत से कुछ कमाया हो तो पता चले। विनय भन्नाया सा बोला। बस हुक्म चला देती हो, ये चाहिए वो चाहिए। आशिमा विस्फारित नेत्रों से विनय को घूरने लगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? क्या अपने लिए गहने कपड़े मंगवा लिए हैं? बच्चों की और घर की जरूरत की चीजों के ही तो बारे में बात की है मैंने। ये जरूरत आप नहीं पूरी करोगे तो कौन पूरी करेगा? अच्छा, तो ये सभी जरूरतें बिना पैसे के तो पूरी नहीं होती है ना? विनय गुस्से में था, तमक गया। तो मैंने कब कहा कि सब कुछ एक साथ पूरी कर दो जरूरतें? जो ज्यादा जरूरी है वो अभी ले लो, कुछ अगले महीने ले लेना। मैंने तो सिर्फ बताने के लिए कहा था। जब मुझसे किचन में रोज नई नई फरमाइश करते हो तुम तीनों, तब नहीं सोचते हो कि मैं कैसा पूरी करूंगी तुम्हारी फरमाइशें? तन और धन दोनों खर्चे होते हैं, घर का बजट हिलता है। मुझे तो जो एक बार देते उसी में महीना चलाना पड़ता है। आशिमा भी तैश में आ गई थी। विनय के पैसे कमाने वाली बात उसके दिल में चुभ गई थी। और जहां तक रही पैसे कमाने की बात, तो मेरी शिक्षा दीक्षा कुछ कम तो नहीं है? तुमने ही नौकरी नहीं करने दी। हाँ कर दो तो आज ही नौकरी ढूंढ लो अपने लिए। हाँ हाँ, विनय व्यंग से हंसा। अब तो तुम्हें कोई चपरासी की भी नौकरी नहीं देगा। तुम तो बस अपना किचन संभालो। हाँ, कहीं खाना बनाने का काम तुम्हें अवश्य मिल सकता है। विनय उसका मजाक बनाता हुआ बोला था। आशिमा के तन बदन में उसकी बात सुनकर आग लग गई। शिक्षा दीक्षा में वह कहीं भी कम नहीं थी, बस अनुभव की कमी रह गई थी। वो भी विनय की वजह से। उसने शुरुआत ही नहीं करने दी नौकरी की। लेकिन अब तो वो कोशिश अवश्य करके रहेगी। पूरा दिन काम पर लगी रहती है, विनय और बच्चों का इतना ख्याल रखती है। उसका कोई महत्व नहीं विनय की नज़र में। आशिमा के दिल का तूफान आज ज्वार भाटा बन चुका था। गाहे बगाहे, जाने अनजाने विनय उसे निकम्मेपन का एहसास करा ही देता था। विनय के दोस्तों की बीवियां नौकरी कर रही हैं। उनके बच्चे जब हुए होंगे या काफ़ी छोटे रहे होंगे, तब वे किन परिस्थितियों से गुजरे होंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी नौकरी बचाई होगी। इस समय विनय उस बात को नहीं सोचना चाहता। उसे तो बस तब भी सारी सुख सुविधाएं चाहिए थी, और आज भी बीवी अगर एक परफेक्ट वर्किंग वूमन होती तो क्या बात थी। लेकिन नौकरी पेशा पत्नी के साथ किस तरह की दिक्कत में साथ देना पड़ता है, उसके बारे में विनय शायद सोचना भी नहीं चाहता था। बच्चे और विनय स्कूल और ऑफिस जा चुके थे। कल की कही बात विनय शायद भूल भी चुका था। यूं विनय का व्यंग मारने का स्वभाव आशिमा भी अपने दिल दिमाग पर अनावश्यक बोझ नहीं बनाती थी। पर इस बार विनय की बात ने भूचाल मचा दिया था। तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस बार वो विनय को एहसास करवा कर रहेगी, पर कैसे? उसने भी अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए किया हुआ था। कैंपस सिलेक्शन में उसे जॉब भी मिल गई थी। साल भर तक उसने जॉब की भी। लेकिन जब विनय का रिश्ता उसके सामने आया तो वो सब कुछ भूल गई थी। 8 से 8 की नौकरी करने के बजाय शादी करना ज़्यादा अच्छा लगा था उसे। वैसे भी उसकी जॉब पुणे में थी और विनय की दिल्ली में। उसने सोचा था कि शादी के बाद दिल्ली में ही जॉब कर लेगी। शादी के बाद कुछ समय तो नई शादी की खुमारी में निकल गया। अभी वह जॉब की बात विनय से करने की सोच ही रही थी कि विनय का तबादला हैदराबाद हो गया। नई जगह पर पहले तो गृहस्थी को पटरी पर लाने में ही उसे समय लग गया। विनय की नौकरी बहुत व्यस्तता वाली थी। विनय ने खुद से कभी उसके नौकरी करने को लेकर कोई रुचि नहीं दिखाई थी। कभी उसने हल्के फुल्के में कहा भी तो उसने इतनी जल्दी भी क्या है कहकर टाल दिया था। जब तक वो गंभीरता से सोचती, तब तक उसे अपने अंदर नए मेहमान के आने की आहट सुनाई दे गई। फिर बेटा हुआ। जब तक बेटा 3 साल का हुआ, तब तक बेटी हो गई। और फिर तो वो दोनों बच्चों को पालने पोसने में जुट गई। बस उसके बाद जैसे जीवन की प्राथमिकता ही बदल गई। जिंदगी दोनों बच्चों और विनय के इर्द गिर्द ही घूमती रह गई। अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला, और ना ही उसने सोचना चाहा। उसके दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे। विनय का जॉब बढ़िया चल रहा था। वह बहुराष्ट्रीय कंपनी में बड़े ओहदे पर था। सब कुछ मिलाकर उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी।
पैसा कितना भी मिलता हो, खर्चा भी उतना ही होता है। और वैसे भी महानगरों की जिंदगी ऐसी ही है कि पैसे की किल्लत बनी ही रहती है। इस बात पर विनय कुछ न कुछ कह ही देता था। विनय के ताने आशिमा के हृदय को दुखी कर देते थे। सोचती थी काश उसने नौकरी छोड़ी न होती, पर परिस्थिति के अनुसार उसके जो सामने आया उसने वही किया। उस समय वही हो सकता था, लेकिन हमेशा सुनते सुनते कल तो विनय का तीर उसके हृदय के आर पार हो गया था। विनय के अधिकतर दोस्तों की बीवियां अच्छी कंपनियों में अच्छे पदों पर कार्य कर रही थी। वो वही देखता था। दोहरी तनख्वाह से उनका आर्थिक स्तर इन लोगों से अच्छा था, पर उसके लिए उन्हें क्या खोना पड़ता होगा, वह शायद कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। वह इंटरनेट पर नौकरी की ढूंढ करने लगी, अपना सीवी तैयार करने लगी। विनय अपनी कही बात को भूल चुका था। आशिमा को ताना देकर भूल जाना उसकी आदत में शुमार हो चुका था। लेकिन इससे आशिमा का हृदय कितना घायल होता होगा, वो यह नहीं देखता था। उसे बिल्कुल भी अंदाज नहीं था कि आशिमा किस गुड़पैंच में लगी है। उसके मस्तिष्क में क्या अंतर्द्वंद चल रहा है। आशिमा जी तोड़ कोशिश में लगी हुई थी कि कहीं से इंटरव्यू का कॉल आ जाए। जगह जगह अपना सीवी भेज रही थी, पर कहीं भी बात नहीं बन रही थी। जहां से इंटरव्यू कॉल आ भी रहे थे वहां सैलरी ऑफर ठीक नहीं था। उसे एमबीए किए हुए काफ़ी साल हो चुके थे, ऊपर से उसका नौकरी का अनुभव भी बहुत कम था, बिल्कुल जीरो जैसा। इसलिए उसे तो जीरो से शुरुआत करनी थी, जो कि बहुत मुश्किल था। इसी बीच एक दिन विनय ऑफिस से चहकते हुए घर आया और खुशी खुशी बोला, एक कप बढ़िया चाय तो पिलाओ आशिमा, ऐसी खबर सुनाऊंगा कि सुनोगी तो खुश हो जाओगी। क्या? आशिमा तटस्थ सी बोली। सिद्धार्थ काफ़ी दिनों से मुंबई आने के लिए कह रहा था। हम भी बहुत समय से कहीं जा नहीं पाए थे। मेरा एलटीसी बाकी रहा हुआ था, इसलिए मैंने छुट्टियों के लिए अप्लाई किया हुआ था। मेरी छुट्टियां तो मंजूर हो गई हैं। मैं एयर टिकट बुक करवा देता हूँ। तुम बच्चों के स्कूल में एप्लीकेशन दे दो और मुंबई चलने की तैयारी करो। सच? आशिमा को विश्वास नहीं हुआ था। आजकल उसकी मानसिक अवस्था ऐसी थी कि वह दिनचर्या में बदलाव चाहती भी थी, किसी के साथ बात करना भी चाहती थी। सिद्धार्थ विनय का ममेरा भाई था। दोनों में सिर्फ 6 महीने का अंतर था। दोनों में बहुत पटती भी थी। उन दोनों की पत्नियां भी हम उम्र थी, इसलिए उनमें भी बहुत बहनापा था। विनय रत्ना को भाभी बुलाता था, पर आशिमा रत्ना को नाम से ही बुलाती थी। पिछले साल सिद्धार्थ परिवार सहित उनके पास रहकर आया था। आशिमा ने उनकी देखभाल और आवभगत बहुत प्यार से की थी। आशिमा जाने की तैयारी करने लगी। इतने दिनों से उदास हृदय में बदलाव के बयार बहने लगी। उसने सबके लिए गिफ्ट खरीदे। आखिर वह दिन भी आ गया जब विनय, आशिमा और बच्चे मुंबई के लिए रवाना हो गए। मुंबई एयरपोर्ट पर सिद्धार्थ, रत्ना और बच्चे उन्हें लेने आए थे। कार में बैठकर सब अपनी अपनी बातें करने लगे थे। सब खुश थे। उनका कुछ समय तो बहुत ही मस्ती में बीतने वाला था। घर पहुंचकर भी उनका जोरदार स्वागत हुआ। खाने की मेज पर जब सब बैठे तो विनय ने कहा, आज तो भाभी के हाथ का बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। क्या बनाया आपने? सुनकर रत्ना थोड़ी सी संकुचित हो गई। आज तो मैं कुछ कर नहीं पाई। बहुत सोचा आज की छुट्टी ले लूं, लेकिन नहीं ले पाई, इसलिए आज तो ज्यादातर चीजें बाहर से ही ऑर्डर की है। लेकिन कल और परसों मेरी 2 दिन की छुट्टी है। कोई बात नहीं भाभी, विनय हंसकर बोला, मैं कल तक इंतजार कर लूंगा। खाना खाने के बाद सब ने देर तक बैठकर खूब बातें की, फिर सो गए। अगले 2 दिन सिद्धार्थ, रत्ना और बच्चों की छुट्टी थी, इसलिए खूब अच्छे बीते। बाहर घूमने का प्रोग्राम भी बनाया गया। आशिमा बहुत खुश थी। सोच रही थी कि इस बदलाव की उसे सख्त जरूरत थी। देर से सोकर उठना, उठकर खाना पीना, घूमना, काफी समय से अपनी एक रस दिनचर्या में इस सब की उसे कमी खल ही रही थी। रत्ना ने पूरे समय के लिए नौकरानी रखी हुई थी, जो सुबह 6 बजे आती थी और रात को खाना बनाकर 8 बजे तक वापस जाती थी। इसलिए उसे गृह कार्य करने का ना तो अधिक अभ्यास था और ना ही शौक। लेकिन आशिमा की खातिरदारी से वह इतनी प्रभावित हुई थी कि किसी तरह खुद कुछ करके उनकी आवभगत करने की कोशिश कर रही थी। आखिर शनिवार और रविवार छुट्टी के 2 दिन बीत गए। सोमवार को रत्ना का ऑफिस था। वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। 8 बजे घर से निकलती थी। सिद्धार्थ का ऑफिस पास था, वो देर से निकलता था। सुबह जब आशिमा सोकर उठी तो 8:30 बज रहे थे। वह बाहर आई तो सिद्धार्थ तैयार खड़ा था। लगता है मुझे उठने में देर हो गई। आप ऑफिस के लिए तैयार भी हो गए?
हाँ भाभी, बस मैं निकल ही रहा हूँ। मैं तुम लोगों के उठने का ही इंतज़ार कर रहा था। विनय तो अभी सो रहा होगा। हाँ, रत्ना कहाँ है? वो तो ऑफिस चली भी गई। चली भी गई? उसने घड़ी पर नज़र डाली। हाँ, वो तो 8 बजे ही निकल जाती है। ठीक है, मैं भी निकलता हूँ। यह शुक्रानी तुम लोगों का ध्यान रखेगी। इससे नाश्ता चाय वगैरह बनवा लेना। जो भी खाना हो इसे बता देना। कहकर सिद्धार्थ तेजी से बाहर निकल गया। तभी विनय भी उठकर आ गया। दोनों पति पत्नी एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। आज बच्चे भी स्कूल चले गए थे। अब उनका परिवार ही इस फ्लैट में रह गया। क्या करेंगे वो लोग? तभी शुक्रानी चाय लेकर आ गई। दोनों चुपचाप बैठकर चाय पीने लगे। रत्ना की नौकरी अच्छी थी। दोनों की नौकरी की वजह से उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा था। खर्च करते समय दोनों सोचते नहीं थे। घर में कई अत्याधुनिक और महंगा सामान था। विनय और आशिमा सोच रहे थे कि अगर आशिमा भी नौकरी कर रही होती तो उन्हें भी रुपए पैसे के बारे में सोचना ना पड़ता। इतना हिसाब किताब लगाकर ना चलना पड़ता। तभी बच्चे भी उठकर आ गए। शुक्रानी को नाश्ता बनाने के लिए कहकर वे नहाने और तैयार होने लगे। तैयार होकर नाश्ता करके वे इधर उधर घूमने निकल आए। 4 बजे तक इधर उधर घूमकर वे घर आ गए। सबके बिना घूमने में भी मन नहीं लगा। तब तक बच्चे घर आ गए थे। बच्चों को देखकर उनके बच्चे खुश हो गए। चारों बच्चों के हंगामे से घर में रौनक हो गई। रात 8 बजे रत्ना और 9 बजे सिद्धार्थ घर में घुसे, थके हारे से। नौकरानी तब तक खाना बनाकर जा चुकी थी। आशिमा और विनय सोच रहे थे दोनों पति पत्नी 8-9 बजे से पहले घर नहीं आते। दोनों बच्चे 1:30-2 बजे तक घर आ जाते हैं। रात 8-9 बजे तक बच्चे घर में क्या करते होंगे? कैसे निश्चिंत रह लेती है रत्ना? वो खुद तो बच्चों को 1 घंटे के लिए भी घर पर अकेले नहीं छोड़ पाती। आज तो बच्चे उसके बच्चों के साथ खेलते रहे, पर बाकी दिन क्या करते होंगे? 1 घंटा ट्यूटर आकर पढ़ा कर चला गया। पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, कितना पढ़ाया, बच्चों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, कितना पढ़ा, कुछ पता नहीं। अभी बच्चे इतने बड़े भी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद रत्ना और सिद्धार्थ कपड़े बदलकर फ्रेश होकर आ गए। डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठे तो शुक्राने की बनाई गई पानी वाली पीली दाल और बेस्वाद मटर आलू की सब्जी थी। आशिमा की निगाह में अपने घर का डाइनिंग टेबल घूम गया। उनके घर में तो एक ही कमाने वाला है। घर में इतना महंगा सामान भी नहीं है, फर्नीचर भी नहीं है, लेकिन टेबल पर कितनी चीज़ें लगी रहती हैं। बिना चटनी रायते और 2 सब्जी के तो न बच्चे और न विनय ही खाना खा पाता है। और मीठे में भी कुछ न कुछ घर का चाहिए होता। बच्चों की भी अलग अलग पसंद है और मेहमानों के आने पर तो आशिमा अपना तन मन लगा देती है। उसके बच्चे खाना देखकर उसकी तरफ देखने लगे, लेकिन रत्ना के बच्चों को तो दिनचर्या में शुक्राने के बनाए खाने की ही आदत थी, इसलिए खाने लगे। तभी रत्ना उठ खड़ी हुई। रायता बना देती हूँ, फ्रिज में दही है। मेहमानों के लिए डाइनिंग टेबल पर लगे खाने से शायद वह भी शर्मिंदा हो गई थी। अरे बैठो रत्ना, सब ठीक है, दही खा लेंगे। आशिमा रत्ना का हाथ पकड़कर खींचती हुई बोली। मैं ले आती हूँ, कहकर वो फ्रिज से दही निकाल कर ले ही आई। सब चुपचाप खाने लगे। सिद्धार्थ और रत्ना इतने थके हुए थे कि थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के अलावा ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। खाना खाने के बाद टेबल समेटकर दोनों जल्दी ही सोने चले गए। बच्चों ने भी सुबह स्कूल जाना था, इसलिए वे भी सोने चले गए। फिर से विनय का परिवार लॉबी में अकेला बैठा रह गया। विनय और आशिमा के दिमाग में परस्पर विरोधी विचार गुत्थम गुत्था हो रहे थे। दोनों सोच रहे थे पैसा तो कमा रहे हैं रत्ना और सिद्धार्थ, पर जिंदगी का क्या स्वरूप है उनका? जिंदगी से क्या ले पा रहे हैं और क्या दे पा रहे हैं? कुछ साल और रेत की तरफ फिसल जाएंगे जीवन से, फिर बस अतीत की तरफ मुड़कर देखने के सिवा इनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। थोड़ी देर टीवी देखकर वे भी सोने चले गए। अगले कुछ दिन यही रूटीन रहा सबका। विनय और आशिमा दोपहर में बच्चों के साथ इधर उधर घूम आते। शाम को थके हारे रत्ना और सिद्धार्थ आते। ठीक से बात भी नहीं कर पाते। इन दिनों वे उन दोनों की जिंदगी को नज़दीक से देख रहे थे। रात में जाकर दोनों की मुलाकात हो पाती। घर की छोटी मोटी जिम्मेदारी को लेकर, यहाँ तक कि बच्चों की फीस जमा करने को लेकर, उनकी स्कूल मीटिंग में जाने को लेकर, पढ़ाई को लेकर भी दोनों में बहस हो जाया करती। विनय को लगता कि रत्ना तो कहीं से भी सामंजस्य बिठाने की कोशिश नहीं करती है, और करती भी कैसे, वो भी उतनी ही व्यस्त थी जितना कि सिद्धार्थ।
बड़ा ओहदा, बड़ी तनख्वाह, ऑफिस की बड़ी जिम्मेदारियां वो भी निभा रही थी। आशिमा उसके साथ कितना समझौता करती है, बच्चों को कितनी जिम्मेदारी से संभालती है, जिससे वह निश्चिंत होकर अपनी नौकरी पर ध्यान दे पाता है। उनके घर आने वाली तनख्वाह भले ही सिद्धार्थ के घर आने वाली तनख्वाह से आधी है, लेकिन घर में सुख और शांति है, ऐसी उदासीनता नहीं है। इन 5 दिनों में तो उसका दिल घुट गया सिद्धार्थ के घर में। इसी तरह उनकी छुट्टियों का 1 हफ्ता गुजर गया। 2-3 दिन की छुट्टियां और शेष रह गई थी। उनके सारे के सारे प्रोग्राम धरे के धरे रह गए थे। क्या कुछ सोचकर आए थे वे दोनों सिद्धार्थ के घर, और अब उनका वहां रहने में खुद भी मन नहीं लग रहा था। उसे रह रहकर तब का समय याद आ रहा था जब रत्ना और सिद्धार्थ उनके पास आए थे। आशिमा कैसे उसके घर आने से पहले घर के सारे काम निपटा लेती थी, खाना बनाकर रख लेती थी, बच्चों की पढ़ाई खत्म हो जाती थी, वो खुद भी जल्दी आ जाया करता, फिर सब घूमने जाते थे। और कुछ दिन की तो उसने छुट्टी भी ले ली थी। इसके अलावा आशिमा तो उनकी खातिरदारी के लिए घर पर थी ही। उन दोनों के बोर होने का तो सवाल भी नहीं था। उसे लगा रत्ना और सिद्धार्थ का घर भले ही रुपए पैसे के मामले में संपन्न है, पर उसका खुद का घर सही मायने में घर लगता है। ऐसे ही कई विचार उसके मन में आ जा रहे थे। वो अपने मन में बहुत बड़ा अपराध बोध महसूस कर रहा था कि वो कभी कभी कितना बुरा बोल देता है आशिमा को। हालांकि उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन इससे आशिमा का दिल घायल तो होता ही होगा। ऐसे ही सब चल रहा था। अगला रविवार आने ही वाला था। वे सोच रहे थे कि अगले रविवार की छुट्टी रत्ना और सिद्धार्थ के साथ बिताकर वे वापस चले जाएंगे। सोमवार की उनकी फ्लाइट थी, लेकिन अगले दिन एक दुर्घटना हो गई। सिद्धार्थ की बेटी सिम्मी स्कूल वैन से घर आ रही थी। रास्ते में एक बच्चा वैन से उतरा तो सिम्मी दरवाजे से लगाकर खड़ी हो गई थी। दरवाजा अभी बंद भी नहीं हुआ था कि ड्राइवर ने वैन चला दी। सिम्मी वैन से नीचे ही गिर पड़ी। बच्चों ने शोर मचाया, तब ड्राइवर ने वैन रोकी। सिम्मी घायल होकर सड़क पर पड़ी थी। ड्राइवर उसे उठाकर अस्पताल ले गया। उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। रगड़ने से जगह जगह पर चोट भी लग गई थी। वैन वाले ने पहले सिद्धार्थ के मोबाइल पर फोन किया। वो मीटिंग में था, इसलिए मोबाइल बंद था। फिर रत्ना का मोबाइल लगाया, वह भी उस समय फोन नहीं उठा पाई। फिर उसने घर का फोन लगाया। विनय ने फोन उठाया। पूरी बात जानकर विनय घबरा गया। अभी पहुंचता हो कहकर उसने फोन रखा। आशिमा भी उसकी बात सुनकर घबरा गई। रत्ना और सिद्धार्थ का फोन लगाया तो नहीं मिला। आखिर विनय और आशिमा ने टैक्सी की और अस्पताल चले गए। अस्पताल पहुंचे तो सिम्मी का इलाज चालू हो चुका था। सिम्मी उन्हें देखकर रोने लगी। विनय का दिल किया कि ड्राइवर को जोर से डांट दे, पर यह सही समय नहीं था। उसने सिम्मी के सर पर प्यार से हाथ फेरा। नन्ही सी बच्ची, कुछ हो जाता तो। घावों पर पट्टियां बंधकर पैर में प्लास्टर चढ़ गया। इस सब में काफी समय लग गया। इस बीच रत्ना ने मिस्ड कॉल देखकर ड्राइवर को फोन किया। सब कुछ जानकर वो बहुत घबरा गई और जल्दी से अस्पताल पहुंच गई। सिम्मी की ऐसी हालत देखकर वो रोने लगी। विनय और आशिमा ने उसे चुप कराया और सिम्मी को और उसको घर ले आए। इसी बीच सिद्धार्थ की मीटिंग खत्म हो गई तो उसका मोबाइल भी ऑन हो गया। विनय ने उसे भी सूचना दी, तब वह भी घर पहुंच गया। सिम्मी की हालत देखकर दोनों माता पिता का चिंतित और दुखी होना स्वाभाविक ही था, पर विनय और आशिमा को आश्चर्य हुआ ये देखकर कि उनकी उसके साथ हुई दुर्घटना की चिंता तो कुछ घंटों में खत्म हो गई। अब चिंता ये थी कि इतने दिन उसके साथ घर पर कौन रहेगा। दोनों की बातचीत हल्की फुल्की बहस का रूप लेते हुए अच्छे खासे झगड़े की तरफ बढ़ रही थी। डॉक्टर ने कहा है 45 दिन तक प्लास्टर रहेगा। कम से कम सिम्मी को इतने दिन देखभाल की जरूरत है। स्कूल की छुट्टी हुई सो अलग, पढ़ाई का भी नुकसान हुआ। पता नहीं क्या करते हैं ये बच्चे, आए दिन कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी करके रख देते हैं। क्या कह रही हो भाभी, सिम्मी सुन लेगी। अभी उबरी नहीं है सदमे से, डरी हुई है। विनय ने कहा। तो क्या करूं, इतने दिन की छुट्टी नहीं ले सकती। 2 दिन भी छुट्टी लेना मुश्किल है। पर रत्ना, नौकरी से पहले तो तुम्हारी बेटी है ना, उसके लिए तो तुम्हें छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। कितनी ज्यादा चोट लगी उसे, पैर की हड्डी टूट गई है। कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई होती तो सारी जिंदगी के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती। उसे बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत है। शुक्रानी के भरोसे छोड़कर नहीं जा सकती तुम उसको। इतने दिन की छुट्टी की तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ऊपर से उसकी पढ़ाई का कितना नुकसान होगा। रत्ना ने धीरे से कहा। कैसे चली जाएगी नौकरी?
अगर तुम्हारा ही पैर में फ्रैक्चर हो जाता तब भी क्या तुम्हारी नौकरी चली जाती? सिद्धार्थ तल्खी भरे स्वर में बोला। तो तुम ले लो छुट्टी। अरे आप लोग ऐसी बहस क्यों कर रहे हो? बारी बारी से ले लो ना दोनों छुट्टी। रहा पढ़ाई का सवाल तो ट्यूटर पूरी करवा लेगा। स्कूल से किसी बच्चे की कॉपी लेकर वो अपना काम पूरा करती रहेगी। अभी थोड़े दिन में बैठने लायक हो ही जाएगी, विनय बोला। इसीलिए कहता हूँ नौकरी छोड़ो और घर संभालो। कहता हुआ सिद्धार्थ भन्नाता हुआ उठा और अपने बेडरूम में चला गया। हाँ हाँ, जब मोटी तनख्वाह आती है ना तो वो भी अच्छी लगती है, लेकिन जब परेशानियां आती तो वो भी मैं ही भुगतूं। खुद पर जरा भी आँच ना है, कहकर रत्ना भी धम धम करती हुई बेडरूम में चली गई। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई थी। उसने धड़ाम से बेडरूम का दरवाज़ा बंद कर लिया। दोनों जैसे उन दोनों की उपस्थिति तक को भूल गए थे। अंदर से भी दोनों के बंद दरवाजे के बावजूद तीखी बहस की आवाज़ें आ रही थी। आशिमा और विनय ठगे से लॉबी में बैठे रह गए और थोड़ी देर में सोने चले गए। अगले दिन रत्ना और सिद्धार्थ बेटी को उसी हालत में छोड़कर ऑफिस चले गए, क्योंकि उन्हें आगे छुट्टियां लेनी थी। तब तक विनय और आशिमा थे घर पर। विनय और आशिमा ने घूमने का कार्यक्रम रद्द करके घर में ही रहकर सिम्मी की देखभाल में ही बाकी का समय बिता दिया। उस दिन रात की उनकी फ्लाइट थी। शाम को रत्ना और सिद्धार्थ ऑफिस से जल्दी आ गए। किचन में चाय बनाते हुए रत्ना बोली, आशिमा तू भी क्या सोच रही होगी ना? तूने तो हमारी कितनी आवभगत की थी। हमने तेरे घर में कितना एंजॉय किया था और हमने तुम्हारे ऊपर उल्टे जिम्मेदारियां डाल दी। कैसी बात कर रही है रत्ना? हमें तो बहुत अच्छा लगा। थोड़ा बदलाव हो गया रोज की दिनचर्या से। बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ सोचने समझने का मौका भी मिला। तूने अच्छा किया आशिमा, शुरू से ही तूने नौकरी के बारे में नहीं सोचा। अब छोड़ने की सोचती हूँ मैं। नौकरी तो घबराहट होती है, दुविधा में पड़ जाती हूँ, लेकिन घर की जिम्मेदारियां हैं कि पूरी ही नहीं कर पाती हूँ। हम दोनों की इतनी व्यस्त नौकरियां, बच्चों की भी बहुत अनदेखी होती है। पैसा कमाकर जिनका साथ देती हूँ वो भी तो खुश नहीं रहते हैं। ना सिद्धार्थ खुश रहता है और न ही बच्चे, और ना खुद के ही दिल दिमाग में ही कुछ सुख शांति और खुशी रहती है। हर समय एक उलझन कि सब कुछ अधूरा सा रह रहा है। कुछ है जो पूरा नहीं कर पा रही हूँ। कोई भी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पा रही हूँ। कहते कहते रत्ना की आंखें बरस पड़ी। शायद कई दिन का गुबार निकल गया था। अरे यह क्या रत्ना, कुछ ना कुछ तो सभी के साथ है ही। ऐसे भी मुश्किल है और वैसे भी। अब तो सोचती हूँ जो सरलता से हो सके वही करना चाहिए। खुद को इतने टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। आशिमा रत्ना के आंसू पोंछते हुए बोली, एक बात कहूँ रत्ना? क्या? कुछ समय के लिए हिम्मत करके नौकरी छोड़ी दो। ये कुछ साल तुम्हारे बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण और कैरियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। यदि ये वहां चूक हो गई तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। नौकरी दोबारा नहीं कर पाओगी तो भी इतना मलाल नहीं रहेगा, क्योंकि काफी साल कर चुकी हो। लेकिन बच्चे नहीं बन पाए कुछ या बिगड़ गए तो जीवन भर खुद को कोसती रहोगी। जिंदगी तो रेत की बंद मुट्ठी की तरह होती है रत्ना। कुछ सालों में रेत की तरह ही फिसल जाएगी। पता भी न चलेगा तुम्हें कब उम्र बुढ़ापे का चोला पहन के दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। बच्चों की जिंदगी इन कुछ सालों में जिधर मुड़ जाएगी मुड़ जाएगी। ठीक मुड़ गई तो ठीक, वरना सुधारने के लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा हाथ में तुम्हारे पास। कहकर आशिमा ने चाय की ट्रे उठा ली। दोनों बाहर आ गए। चारों चाय पीने लगे। चारों के हृदय अपने अपने आवेगों से उद्वेलित थे। आशिमा सोच रही थी कि पहले वो अपना सीवी फाड़ डालेगी, अभी उसे फिलहाल नौकरी करनी नहीं है। विनय सोच रहा था कि अब वह अपने हृदय में प्रण करता है कि कभी भी आगे से आशिमा के वजूद को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं करेगा। वो उसके परिवार की धुरी है। उसी ने अपना वजूद उसके वजूद में समाहित करके उसके जीवन में संगीत भरा है। उसी से मिठास है उसके जीवन में। इस बात को वह जानता है और समझता तो है, पर फिर भी कह देता है कुछ न कुछ। इधर सिद्धार्थ भी सोच रहा था, विनय और आशिमा कितने भाग्यशाली हैं। कितना शांत और सुखी परिवार है उनका। रत्ना आशिमा की कही हुई बात को सोच रही थी बैठी बैठी। थोड़ी देर में अटैचियों और बैग से लदा फदा विनय का परिवार लॉबी में आ गया। सिद्धार्थ और रत्ना अभी भी सिर झुकाए हुए बैठे थे। चलते हैं, विनय ने कहा। सिद्धार्थ उठकर विनय के गले लग गया।
माफ़ करना यार, कुछ नहीं कर पाए तेरे लिए। कैसी बात कर रहा है यार, बहुत अच्छे से रहे हम। अब तुम लोग प्रोग्राम बनाना। चलो मैं छोड़ कर आता हूँ तुम लोगों को। नहीं नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, नीचे टैक्सी आ गई है एयरपोर्ट के बाहर तक के लिए। इतनी दूर जाकर तुम हमें छोड़ने आओगे, इसमें क्या फ़ायदा। तुम बच्चों के साथ ही रहो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है सिद्धार्थ। विनय ने संजीदगी से सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा। दोनों की आंखें टकराई। सिद्धार्थ ने आंखों ही आंखों में जवाब दिया। वो नीचे तक छोड़ने आया। टैक्सी में बैठकर विनय का परिवार हाथ हिलाता हुआ चला गया। लेकिन इतने दिनों में विनय और आशिमा के और रत्ना और सिद्धार्थ के जीवन की कई परिभाषाएं, कई प्राथमिकताएं बदल चुकी थी। विचारों की धाराएं अपना रास्ता बदल चुकी थी। मित्रों, अभी आपने सुधा जुगरान जी की लिखी हुई एक बहुत ही खूबसूरत वास्तविकता से भरी हुई कहानी सुनी, बंद मुट्ठी रेत की। मित्रों, यह एक कटु सत्य है कि जहाँ पति पत्नी दोनों हाई प्रोफाइल नौकरी में है, वहाँ उन्हें बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। अगर एकल परिवार है तो दिन भर के लिए नौकरानी रखनी ही पड़ती है। घर के सदस्य गृहिणी के हाथ का स्वादिष्ट और सुपाच्य भोजन खाने के लिए भी तरस जाते हैं। बच्चों पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान दे पाते हैं वे। नौकरी की व्यस्तता और थकान के कारण एक तरह की चिड़चिड़ाहट बनी रहती है और आपसी साहचर्य की मधुरता पर भी इसका विपरीत असर पड़ता रहता है। इस विषय में आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।